हेलो बच्चों, कैसे हो। अब आपका मैथ्स का पेपर आ रहा है, तो मेरी इस वीडियो में मैंने आपके टर्म 2 के सारे जो चैप्टर हैं उसके फार्मूले एक बहुत जल्दी ही क्विक रिवीजन में इसको कवर किया है। तो आप वीडियो पूरी देखो, आपके पूरे टर्म 2 के फार्मूले एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आपको पता है। मैं शुरू करती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। इसमें क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो। इसमें रूट्स होते हैं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। अब उनको निकालते कैसे हैं? हम प्रोडक्ट और सम की सहायता से निकालते हैं, जो मैंने कई वीडियो में अपनी डाल रखी है। प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? ए को जब सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और सम क्या होता है? जब ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, और सम क्या होता है? ये बी वाला। ठीक है। और रूट्स निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है? फार्मूला। फार्मूला क्या है? वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। इसमें d क्या है? d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है। अब इसमें d, अभी हमें कंडीशन है d की, अगर d इज इक्वल टू जीरो है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर d इज इक्वल टू जीरो है तो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल। अगर d लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम तो क्या होता है? माइनस एक दो। देखो ये जीरो होता है, इसके आगे माइनस वाले चलते हैं, माइनस एक माइनस दो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, यहाँ पर एक दो तीन। तो जीरो से कम यानी कि माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, वो क्या होते हैं? रूट्स क्या होते हैं? रियल नहीं होते, नो नॉट रियल रूट्स। और वो कैसे रूट्स होते हैं? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अगर d ग्रेटर देन जीरो है तब उसके क्या होते हैं? टू डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, एक अगर पांच है तो दूसरा चार आएगा, ये मैंने एग्जांपल दिया। एक अगर दो है तो तीसरा तीन आएगा। डिस्टिंक्ट है, अलग अलग रूट्स हैं। तो ये हो गए क्वाड्रेटिक का क्विक रिवीजन। नेक्स्ट आएगा हमारा एपी का क्विक रिवीजन। अब नेक्स्ट मैं कर रही हूँ एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्विक रिवीजन। उसमें देखो क्या होगा, हमारे को पता है एपी क्या होती है। ए इस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, चलती जाती है। अब इसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए आपकी फर्स्ट टर्म है और डी आपका कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जैसे ये आपकी, मान लो आपकी एपी है 1 4 10, 1 4 7 10 13, ये एपी है। तो कॉमन इसमें ए जो है वन है, पहली टर्म। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं, यानी कि 4 - 1 इजिकल टू 3। और नेक्स्ट यानी कि 7 - 4, वो भी 3, 7 - 4 3। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है, अलग अलग नहीं आ सकता। अगर अलग अलग आता है तो यानी कि वो एपी नहीं है। तो इसमें हमारे को अब नेक्स्ट क्या देखना है कि जनरल टर्म कौन सी है। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हो गई हमारी जनरल टर्म, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यानी कि ए क्या है? यानी कि फर्स्ट टर्म। तो याद ही हो गया होगा बार बार, एन मतलब टर्म होता है, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो अब एंड से एनथ टर्म कैसे निकाली जाए? नेक्स्ट एक तो हमारे एपी में पड़ा, ये हमारी होती है, ये जनरल टर्म है। थर्ड इसमें करूंगी मैं एंड से एनथ टर्म निकालने का तरीका। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी nth टर्म फ्रॉम एंड, एक फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम एंड। अगर आपको nth टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड से, मेरी एक वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन भी कराया था, एक एपी दे रखी थी, हमें nth टर्म निकालनी थी एंड से। एंड मतलब लास्ट वाली से। जैसे लास्ट वाली से, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल। तो आपने तो ये पढ़ रखा है ना, देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन की डी। पर अब ए की जगह अब लास्ट से हमने देखनी है, एक एपी को लास्ट से देखना है। जैसे ये एपी है तो ये लास्ट, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ भी हो, मैं ले लेती हूँ 17 ले लेती हूँ, तो लास्ट से देखना है 17 से। तो एल कितना हो गया? वो ए की जगह क्या लगा दोगे आप? एल। और जहां प्लस है वहां क्या लगा दोगे? माइनस। ये लास्ट से देखने का फॉर्मूला बन जाता है, एल माइनस एन माइनस वन की डी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट देखो, इसका एक और टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म। इसमें हमने क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ टर्म।
फोर्थ चीज मैं इसको समझा रही हूँ, सिलेक्शन ऑफ टर्म। बच्चों इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। मैंने अपने किसी वीडियो में ऐसा सम नहीं डाला, पर मैं इसको अब बताना चाहती हूँ कि आपको आना चाहिए। जब भी आपको कहा जाए, देखो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, इसको बहुत अच्छे से समझो इसको। द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी, द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी इज -3 एंड प्रोडक्ट इज 8। एंड करो इस सम को, करो आप, एंड प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द नंबर। अब आपको क्या, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी, एक एपी है, आप तो इसको यही कर दोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसका सम कर दोगे, वो -3 है, ऐसे कर दोगे। पर इसको ऐसा नहीं करना, ये सम में उलझ जाओगे आप। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। आपको वो कैसे सिलेक्ट करनी है, तीन टर्म्स लेनी हो तो क्या सिलेक्ट करना है, जब भी आपको थ्री टर्म्स लेनी है, वो आपको लेनी है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तीन टर्म्स लेनी है तो आप यही तीन टर्म्स लोगे एपी में, क्योंकि माइनस डी और प्लस डी आपस में जब प्लस करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d नहीं लोगे थ्री टर्म्स में, एक पीछे वाली ले लेते हैं, मतलब माइनस वाली ले लेते हैं। जैसे इसको क्या करोगे मैं समझा देती हूँ। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज -3, इसको सम करोगे वो आएगा -3, यानी कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी को सम किया तो आ जाएगा -3। देखो अब ये प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब भी आपको थ्री टर्म सेलेक्ट करनी आएंगी तो आप a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मान लो आपको फोर टर्म सेलेक्ट करनी आ जाए, तभी भी एक ये भी याद रख लो, जब आपको चार टर्म सेलेक्ट करनी हो तब आप क्या लोगे, a माइनस 3d, a प्लस a माइनस डी, इसको रब करती हूँ, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ये जब चार टर्म्स लेनी हो, फोर टर्म्स। बच्चों समझ में आ गया, जब थ्री टर्म्स लेनी हो तो आप ये लोगे, याद कर लो इसको, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। जब आपको फोर टर्म्स लेनी हो, उनको ऐड करना हो, वो दे रखा हो हमें, तो आप लोगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। एक बार माइनस का, यहाँ पर एक बार प्लस का, एक बार यहाँ माइनस का, यहाँ पर एक बार प्लस का, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पेपर के टाइम याद रहे, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट देखो हमने और क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, वो भी आपको पता है। फिफ्थ पार्ट इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सम ऑफ nth टर्म। उसका फॉर्मूला पता है, सम कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें लास्ट टर्म भी दे रखी हो तो इसका एक फॉर्मूला ये बनता है n/2 a प्लस एल। इसमें पहली टर्म दे रखी हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, तब ये लगा देना, सिंपल हो जाएगा। इससे भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। नेक्स्ट हम चलेंगे सर्कल। सर्कल में आपको पता है, इसमें आपको थ्योरम वगैरह जो आपको इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से करके जानी है। अब इसमें कंसेप्ट सिर्फ यही दे रखा है इन्होंने, एक सर्कल है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से इसके कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं, आप कहीं भी टेंजेंट डाल दो, यहाँ वहाँ अनगिनत टेंजेंट, कितने भी टेंजेंट बन सकते हैं। ठीक है, और अगर एक ये सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट कोई पी है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। ये टेंजेंट है, ये तो सिकेंट बन गया, एक मिनट, ये टेंजेंट यहाँ से और यहाँ से, देखो ये टेंजेंट है, इसको सिकेंट मत समझना, जब अंदर कटता है तो सिकेंट होता है। अगर इससे ये T1, ये मतलब ये टच हो रहा है इससे, और ये T2, ठीक है, तब ये जो टेंजेंट होते हैं हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। जब भी एक सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाले जाते हैं तो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि PT1 इज इक्वल टू PT2। और एक बात और सुन लो, एक अगर ये सेंटर है तो सेंटर, ये जो सेंटर है टेंजेंट पे रेडियस बनाता है, यहाँ से ये रेडियस बनाएगा, तो ये रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मैंने अपने कई समों में बार बार बोलती रही हूँ, याद रखना, इस चैप्टर में बस यही कुछ है। और एक चीज इसमें आपको और ध्यान रखनी है, ये तो 90 डिग्री का है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर दूं, अगर ये इक्वल टेंजेंट्स हैं जो सर्कल के साथ क्या बनते हैं, इक्वल एंगल्स बनाते हैं, यानी कि ये वाला एंगल एंगल 1, ये वाला एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा। इक्वल टेंजेंट सेंटर के साथ इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आपकी थ्योरम भी है, तो कहीं जो क्वेश्चन देंगे, जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने गए, उनमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी लग सकता है। जब इन दोनों ट्रायंगल को, जैसे ये वाला ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, इनको सिद्ध करना हो तो आप इससे कर सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर कर सकते हो।
नेक्स्ट चलो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, अब इसमें देखो आपको क्या करना है, एक बहुत आसान क्वेश्चन आएगा इसका। ये जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ, लाइन ऑफ साइट के साथ देखने की जो वो है लाइन ऑफ, ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ये जो एंगल यहां बनाता है वो क्या होगा, एलिवेशन एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और एक चीज आपको यहां पर और समझनी है, ये कोई टॉवर वगैरह है और इसके सामने कोई दो चीजें हैं एक ही साइड पर। देखो, एक यहां पर और एक ये कोई एंगल बना रहा है और यहां पर कोई एंगल बना रहा है। तो जो बड़ा वाला एंगल होता है वो टॉवर के सामने होता है। ये 60 है तो ये 30 होगा। ये अगर 60 है तो ये 45 होगा। बड़ा एंगल हमेशा सामने बनता है और छोटा एंगल पीछे बनता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसमें बस इतना याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। मैंने अपने एक शॉर्ट में डाला भी था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बिल्कुल याद रख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टैटिक्स पे चलते हैं। इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी सम तो आपको करना ही है। अब स्टैटिक्स में देखो, स्टैटिक्स में आपको क्या, इसमें तीन चीजें, मीन मीडियन मोड। पहले मैं मीन के बारे में कुछ बताऊंगी। मीन में क्या दे रखा होगा, अगर आपको सिंपल सा एक एक्सआई दे रखा है, जैसे 4 6 9 10 15 और एक्सआई एफआई दे रखा है 5 10, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 5 10 10 7 8, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले हम इसको एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल सिंपल है, आराम से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 5 20 6 10 60 9 10 90 10 इंटू 7 70 15 28, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई है इसको टोटल कर दोगे और एफ आई का टोटल कर दोगे और इस फॉर्मूले में डाल दोगे तो आपका मीन निकलेगा। ये होगा जब सिंपल होगा। और अगर आपका ये थोड़ा सा भी दूसरा मेथड है जिसमें कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, मान लो इसकी जगह 64 हो, यहाँ पर आपका कुछ भी कर लो, 76 कर दो या 93 कर दो या आपका 90 कर दो या 50 रहने दो। इसको अब करना हो तो इसके लिए आपको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। फिर आप क्या करोगे, इसमें डी निकालोगे। देखो मैं यहीं पर डी निकालना बता रही हूँ। आप डी निकालोगे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डी निकालोगे। डी क्या होता है, इसमें डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, यानी कि ये एक्स आई और एज्यूम्ड मीन कोई भी चुन लो। 93 चुन लिया मैंने, ए कितना चुन लिया 93, एज्यूम्ड मीन यानी कि 64 माइनस 93 करूंगी, 64 माइनस 93। इसी तरह 76 माइनस 93 करूंगी, एक्स आई माइनस ए है ना। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले में डालती जाऊंगी। तो इसी तरह मेरे को ये डी मिल जाएगा और इसको मैं क्या कर दूंगी, लास्ट में ऐड कर दूंगी। तब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मीन का। अब मैंने डी का यूज किया है और एज्यूम्ड मीन का यूज किया है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या होता है, अगर इंटरवल हो, ये मान लो 0 से, अगर ये एच ये होगा, अगर मान लो 0 से 10 इस तरह का इंटरवल वाली आपके पास मीन आए, तो 10 में से, मतलब 0 से 10 में कितना इनकी डिफरेंस है 10 का, तो हाइट क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है। और अगर इस तरह का आ जाए क्वेश्चन, उसमें एच नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट देखो, मीडियन। अब हम क्या करेंगे, मीडियन पे चलते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। मीन आप दो ही फॉर्मूले से निकालना है, एक डी से और सिंपल हो तो सीधे मल्टीप्लाई करोगे। डी से करने से आपकी कैलकुलेशन आसान होती जाती है। अब देखो, अब मीडियन निकालने के लिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं मीडियन का एक एग्जांपल दे देती हूँ। 34 32 48 38 24 30 27 21 35। अब हमें इसको कोई मीडियन निकालो तो हमने ऐसे डायरेक्ट, मीडियन मतलब बीच की संख्या 9 है ये, तो बीच की संख्या आराम से निकाली जा सकती है। 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, ये हो गई बीच की। पर हम ऐसे निकालेंगे, पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। पहले जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसको पहले अरेंज करते हैं। 21 24, पहले देखो छोटा, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 35, फिर 38, फिर 48। अब हमारे पास क्या है, टोटल 9 टर्म्स है। तो अभी 9 क्या ऑड है, 9। अब टोटल टर्म्स कितनी है,
टोटल टर्म्स कितनी हो गई हमारे पास? 9। अब 9 क्या ऑड नंबर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n+1/2, यानी कि 9 + 1 10, 10 में 2 फिफ्थ। तो हमारी फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म हमारी क्या बन जाएगी? मीडियन बन जाएगी। ये तो सिंपल मीडियन है जो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा था। तो अब हमें क्या करना है, अगर आपको क्लास इंटरवल दे रखा हो, इसको मैं रब करती हूँ। इसको रब करके मैं यही कर देती हूँ। देखो, अगर हमें क्या दे रखा हो, इंटरवल दे रखा हो, तब हमारा इंटरवल, जैसे तुमने कई सम करे हैं 5 से 10, इस तरह का इंटरवल दे रखा हो 10 से 15, तब आपके पास 10 से 15, तब आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है मीडियन का? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एफ इंटू एच। इसमें क्या होगा? सी एफ आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे। तो अब ये तो अगर अब नेक्स्ट हम मोड चलेंगे। देखो मोड क्या होता है? मोड में आपको क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू। मोड का मतलब क्या होता है? रिपीटेड वैल्यू। बचपन में पढ़ा होगा, जो वैल्यू बार बार आती है वही मोड बन जाती है। पर यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू हाइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मोड का। इसके बाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम सिलेंडर की बात करेंगे। मैं सिर्फ फार्मूले इसमें रिवाइज कराऊंगी। सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप ऐसे होती है, बहुत अच्छे से आपको पता है। अब इसमें ये क्या, ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है। इसके फॉर्मूले एरिया ऑफ ईच एंड, अब इसके फॉर्मूले लर्न कर लो अभी के अभी। एरिया ऑफ ईच एंड, समझो इस बात को, हर एंड यानी कि ये सर्कल, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया ऑफ ईच एंड वो क्या होगा? तो आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हमें हमें याद करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ घुमा दो, ये चारों तरफ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होगा हमारा? 2πRH। और उसके बाद हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जो कर्व सरफेस एरिया है प्लस ये ऊपर वाला गोला और नीचे वाला गोला, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? ये टू कर्व, ये चारों तरफ वाला गोला 2πRH प्लस ऊपर का ये गोला पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का ये गोला प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है? यानी कि सारा, अच्छा, कोनों का भी ऊपर नीचे का भी, तो ये हो जाएगा 2πRH, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2πR²। तो इसे कॉमन ले सकते हो, 2πR इसमें भी है, 2πR इसमें भी है, कॉमन ले लो। 2πR कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया? H, और यहाँ क्या बच गया? एक R चला गया, एक R रह गया। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम आपको याद ही करना है, πR²H। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम कोण का बताते हैं, इसके साथ ही कोण का। चलो अब कोन की शेप देखो, कोन की शेप का होता है, इस शेप का होता है, टोपी, जो बर्थडे की टोपी नहीं होती है, उसी शेप का होता है कोन। टेंट लगते हैं कोन की शेप में। इसमें ये क्या है? इसकी स्लांट हाइट है, टेढ़ी हाइट, ये इसकी सीधी हाइट है, और ये इसका रेडियस है। तो स्लांट हाइट कैसे? देखो, ये बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसमें सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, L² = R² + H²। तो आपको जब भी एल निकालना हो तो आप R² + H² इसको कर देना, तो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी। और इसके कट सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? πRL, आपको लर्न करना है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने अभी बताया, टोटल सरफेस एरिया क्या? पूरे चारों तरफ का एरिया और नीचे ऊपर का एरिया। चारों तरफ का एरिया तो ये रहा कर्व सरफेस एरिया πRL, प्लस नीचे क्या है? πR²। कॉमन ले लूँ, पाई आर इधर भी है, पाई आर इधर भी है, मैंने पाई आर कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा? L+R। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πR²H। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ये तो हो गया हमारा कोण। अब हमारे पास क्या आएगा? सर्कल। ये सर्कल स्फेयर है, सर्कल ही स्फेयर है। इसमें इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इसका ये रेडियस होता है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया आप याद कर लो, 4πR²। और इसका वॉल्यूम क्या होगा?
वॉल्यूम क्या होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसका सेमी सर्कल निकालना हो तो यानी कि ये निकालना हो तो आप इसको हाफ कर दोगे, ठीक है। इसको सरफेस एरिया को भी हाफ कर दोगे यानी कि 2 से डिवाइड कर दोगे और इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे। ये हो जाएगा 2 पाई r² और ये हो जाएगा 2/3, ये 2 से डिवाइड किया तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट आएगा हमारा क्यूबाइड का भी बता देती हूँ मैं। क्यूबॉइड, क्यूबाइड की शेप आपको पता होती है कैसी है, इस टाइप की। ये है हमारे पास क्यूबॉइड, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लर्न कर लो इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एल बी एच होता है ना, पहले इसको इससे गुणा करते हैं, फिर अगले बी और एच गुणा हो जाते हैं, फिर एल और एच गुणा हो जाते हैं। एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल। अब इसी का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास क्यूबाइड का, एल इंटू बी इंटू एच। एक आप डायगनल भी याद करो, डायगनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, डायगनल ऑफ क्यूबाइड, देखो डायगनल ये होगा, ये ऐसे कोने से कोना मिलके है, वो क्या हो जाएगा हमारा L² प्लस B² प्लस H²। बच्चे जिसको पूरे नंबर लाने हैं ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद कर लो, क्या पता इसी में से कुछ आ जाए, ठीक है। डायगनल ऑफ क्यूबाइड निकालना आ जाए तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्यूबाइड की 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसी तरह क्यूब का भी कर लेते हैं। क्यूब हमारा इस शेप का होता है, इसकी ये साइड, ये जो होती है इसकी एक साइड होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² और वॉल्यूम क्या होगा इसका a क्यूब, और इसका डायगनल क्या होगा, जैसे उसका हमने डायगनल किया था इसका डायगनल क्या होगा √3 इंटू ए, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने सारे चैप्टर के फॉर्मूले अपनी तरफ से कोशिश किए कम से कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ। मैंने फॉर्मूले सारे रिवाइज करा दिए। अब आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से कर लो और अपने हाथ से लिख कर देखो, सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनती बेटा, अपने हाथ से ज़रूर लिख कर देखो फॉर्मूलों को। और आपके पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर करना, बहुत सिंपल पेपर आएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लो। थैंक यू बेटा।